सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपका साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर को शुरू भी करूंगा और साथ में खत्म भी कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी और वीडियो को देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका सीधा दिमाग में जाके ऐसा हिट करेगा कि आपको सारी चीजें ऐसे समझ आ जाएंगी। और पूरा चैप्टर मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगा, तो इन नोट्स को आप कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसिड। देखो यार, चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेस एंड सोल्ट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर लास्ट में हम सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पैटर्न होने वाला है। तो सबसे पहली चीज आती है एसिड। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं। तो एसिड है ना, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। सोर यानी कि खट्टा। जैसे आपका नींबू है, नींबू के अंदर एसिड होता है। जैसे आपका संतरा है, संतरा भी खट्टा होता है, संतरे के अंदर भी एसिड होता है। तो बेसिकली जो आपका एसिड होता है वो आपके खट्टे टेस्ट का होता है। अगली प्रॉपर्टी है एसिड की कि वो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर मैं कोई एसिड लेता हूं और उसके अंदर अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने एसिड लगा दिया है, राइट। तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका रेड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपके एसिड की। अगली प्रॉपर्टी आती है कि जो एसिड है उसके अंदर से हमेशा H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयन है ना वो निकलते हैं। देखो, आयन आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, लेकिन एसिड के अंदर से हमेशा हमेशा आपके पॉजिटिव आयन निकलते हैं। और वो किस चीज के पॉजिटिव आयन होते हैं? हाइड्रोजन के। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसिड के अंदर से हमारा H पॉजिटिव आयन निकलता है। कब H पॉजिटिव आयन निकलेगा? जब हम उस एसिड को पानी के अंदर डालेंगे। अगर कहीं पे एसिड रखा हुआ है ना, तो उसमें से अपने आप H पॉजिटिव आयन नहीं निकलते। जब उस एसिड को उठा के पानी के अंदर डालते हैं, तब उस एसिड में से H पॉजिटिव आयन निकलने स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, दो टाइप के होते हैं एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है आपका वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फरिक एसिड आता है। सल्फरिक एसिड आपको पता है, तेजाब को सल्फरिक एसिड बोलते हैं साइंस की भाषा में। और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका H2SO4 होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जैसे आपको पता ही है ना तेजाब कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तेजाब को अगर मैं अपने हाथ पे रखूंगा तो तेजाब मेरा हाथ को जला देगा। क्यों जला देगा? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब बहुत सारी चीजों को वो मतलब जला देता है, रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, एंड वहीं पे आते हैं वीक एसिड। अब जैसे मैंने आपको बताया था नींबू। अब नींबू के अंदर भी एसिड होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नींबू को अगर मैं अपने हाथ पे रगड़ूंगा तो मेरे हाथ जलेगा नहीं, मेरे हाथ में जलन नहीं होगी। हालांकि उसमें भी एसिड है, फिर भी जलन नहीं हो रही, क्योंकि जो नींबू के अंदर एसिड है वो बेसिकली आपका वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो वीक एसिड के कुछ एग्जांपल देखो। CH3COH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड हमें कहां मिलता है? वो हमें दही के अंदर मिलता है, कर्ड। ठीक है, दही के अंदर हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो देखो, दही के अंदर भी एसिड है, लेकिन वो वीक एसिड है, क्योंकि हम उसको खा सकते हैं, राइट। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो उसको हम खाते तो जल जाता हमारा पेट, राइट। तो इसीलिए नींबू हो गया, संतरा हो गया, या फिर आपका दही हो गया, इनमें सब में वीक एसिड होता है। क्लियर? इसके बाद आता है आपके दो टाइप के एसिड और होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। देखो, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है मैं बताता हूं। किसी भी एसिड की प्योर फॉर्म को कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। यानी कि मान लो जैसे मैंने सल्फरिक एसिड ले लिया, उस सल्फरिक एसिड के अंदर मैंने कोई भी पानी नहीं मिलाया, या फिर ऐसे मान लो पानी मिला भी दिया लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी मिलाया, लेकिन एसिड की अमाउंट ज्यादा है, पानी की अमाउंट कम है। तो जब एसिड की अमाउंट ज्यादा हो और पानी की अमाउंट कम हो तो उसे कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। लेकिन जो डाइल्यूट एसिड होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है कंसंट्रेटेड एसिड का। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? पानी की अमाउंट ज्यादा होती है और एसिड की अमाउंट कम होती है। मान लो 1 लीटर पानी में मैंने 2 बूंद सल्फरिक एसिड की डाल दी, तो सल्फरिक एसिड कम है, 2 बूंद है, पानी बहुत ज्यादा 1 लीटर है, तो पानी की अमाउंट ज्यादा होगी ना, तो वो डाइल्यूट एसिड हो गया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी वीक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? मान लो 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैं तेजाब की 2 ही बूंदे डालूंगा और उस पानी के अंदर मैं हाथ डाल दूं, तो मेरा हाथ जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि एक्चुअली जो एसिड की अमाउंट है वो कम है, पानी की अमाउंट ज्यादा है। अगर मैं सीधे प्योर तेजाब के अंदर हाथ डाल दूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंसंट्रेटेड है, राइट, उसके अंदर पानी है ही नहीं, बहुत कम पानी अगर है तो। लेकिन डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि पानी की अमाउंट ज्यादा होती है और एसिड की अमाउंट कम होती है। तो बेसिकली सीधी सी बात मैं बताऊं, किसी एसिड के अंदर हम जितना ज्यादा पानी डालते जाएंगे उस एसिड की पावर जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर वो पानी
एसिड की क्वांटिटी से ज्यादा हो जाए, मतलब इतना पानी डाल दें कि जितना हमने एसिड लिया था उससे ज्यादा पानी डल गया है, तो वो डाइल्यूट एसिड है। और अगर पानी की अमाउंट कम है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड है। समझ में आया? इसके बाद यहां पे देखो, आप डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली इस आदमी ने क्या किया था, ब्लू लिटमस लिया था और इसने एक एसिड के अंदर डाला था। और आपको पता है प्रॉपर्टी एसिड की, कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता। तो जितना जितना हिस्सा इस लिटमस पेपर का उस एसिड के अंदर गया है वो आपका रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इस पूरे लिटमस पेपर को डाल देता तो वो पूरा जो लिटमस पेपर है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। और सिमिलरली नींबू और संतरे के ऊपर भी लिटमस पेपर टेस्ट किया गया है। तो जितना जितना हिस्सा जो नींबू के टच में आएगा लिटमस पेपर का, उतना उतना हिस्सा लिटमस पेपर का ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि लिटमस जो है वो आपका रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब भी हम उस लिटमस पेपर को किसके अंदर डालते हैं, एसिड के अंदर डालते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लिटमस पेपर को है ना वो ब्लू कलर से रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एसिड आखिर में होता क्या है। ठीक है। इसके बाद आती हैं एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो ये तो हो गई बेसिक चीजें कि एसिड क्या होता है, कहां पाया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। अब हम एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एसिड दूसरे केमिकल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि एक एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। देखो यार एक बात हमेशा याद रखना, एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है। एसिड और बेस को अगर आप रिएक्ट कराओगे ना तो आपका एक नमक बनेगा और एक पानी बनेगा। यानी कि ये एक, इसको ना हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एसिड एसिड होता है, बेस बेस होता है। जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन है दोनों के और टक्कर के दुश्मन होते हैं। ठीक है। जब हम एसिड को और बेस को रिएक्ट कराते हैं ना तो हमेशा सोल्ट एंड वाटर निकलता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे देखो पानी भी बन रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक एसिड था एक बेस था, ये दोनों आपस में जब टकराए तो जो रिएक्शन है ना वो न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल कैसे पता चली? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका ना तो एसिड बन रहा है ना आपका बेसिक बन रहा है, वो सिर्फ सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो न्यूट्रल हो गया ना, पूरा रिएक्शन न्यूट्रल हो गया। लेकिन इसमें एक चीज का और मैं आपको टिप दे देता हूं, एक बढ़िया सा पॉइंट बता देता हूं। अगर आप रिएक्शन के टाइम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हो और वीक बेस ले लेते हो तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड तो ले लिया लेकिन जो बेस लिया है वो वीक लिया है। अब इन दोनों के रिएक्शन से सोल्ट और वाटर ही बनेगा, लेकिन जो सोल्ट बनेगा ना वो एसिडिक होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। एंड अगर आप वीक एसिड ले लेते हो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो तो क्या बनेगा? तब भी ऑब्वियस सी बात है, तब भी सोल्ट एंड वाटर ही बनेगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करते तो सोल्ट एंड वाटर बनना ही है। लेकिन आपने वीक एसिड ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, तो जो आपका नमक सोल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों बराबर की टक्कर के ले लेते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो जो नमक बनेगा वो न्यूट्रल होगा और नमक के साथ पानी भी बनेगा। ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कई बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? और एग्जाम्पल में आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका एसिड है और ये बेस है। ठीक है। और एसिड प्लस बेस आपका नमक बनाएगा जो कि है पोटेशियम क्लोराइड, एंड आपका साथ में पानी बनेगा। ठीक है। और देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो आपका नमक बन रहा है ये आपका न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिया ना आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो जो नमक बनेगा वो आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है। इसके बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी कि अगर मैं एक एसिड के अंदर एक मेटल डाल दूं तो क्या होगा उस मेटल के साथ। तो अगर मैं एक एसिड के अंदर मेटल डाल देता हूं तो आपका नमक बनेगा, सोल्ट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है। एग्जाम्पल में देखो आप देख सकते हो Mg क्या है? मेटल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, समझ में आया? ये एग्जाम्पल आप पेपर के अंदर लिख के आ सकते हो। क्लियर? इसके बाद अगला आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर मैं एक एसिड के अंदर मेटल ऑक्साइड डाल दूं तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड के साथ जो एसिड है वो सोल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जाम्पल में देखो हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं एंड आपका सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है। देखो CuO ये आपका कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर क्या है? मेटल, तो एक तरीके से मेटल ऑक्साइड हो गया। मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका नमक बनेगा, कॉपर क्लोराइड बन गया, एंड साथ में पानी आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में आप पेपर में ये लिख के आ सकते हो। तो गाइस जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ना ये रिएक्शंस के, ये सबसे सिंपलेस्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको मुश्किल वाले एग्जाम्पल दे देता तो यार आपको दिक्कत हो जाती, इसीलिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं बहुत ईजी लिखे हैं ताकि आपको ऐसे याद हो जाए। ठीक है। और ये सेम एग्जाम्पल अगर आप पेपर में लिख के आओगे तो कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता, 100% करेक्ट होगा। ठीक है।
इसके बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी एसिड या तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, सेम रिएक्शन होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके अंदर ही रिएक्शन बता दी है। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहां पे क्या बनेगा, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो एसिड को जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका नमक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड पानी बनेगा, ठीक है। एग्जांपल में देखो आप, जैसे Na2CO3 है, Na2CO3 क्या है, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है, मेटल, बेसिकली ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट के साथ हम एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं तो NaCl जो कि आपका नमक होता है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, ठीक है, नमक बन रहा है, पानी बन रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब सेम एसिड को, जो कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, सेम एसिड को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऊपर वाले को सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, NaHCO3 को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बोनेट है, तो एक तरीके से ये हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, क्योंकि Na आपका मेटल होता है, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगी, NaCl प्लस H2 प्लस CO2, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, रिएक्शन जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो पेपर के अंदर आप ये दोनों की दोनों रिएक्शन लिख के आ सकते हो। इसके बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो एसिड है उसके अंदर अगर मैं बिजली डाल दूं तो जो एसिड है उसके साथ क्या होगा। तो बहुत ही गजब का टॉपिक है ये। जब भी हम किसी भी एसिड के अंदर बिजली डालते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वहां पे बेसिकली क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, देखो मैं यहां पे बताता हूं। एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कांट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। देखो आपको पता है, जब भी हम किसी एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो आपके एसिड में से H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, तो H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, ठीक है। अब उसी के अंदर अगर मैं बिजली डाल दूं तो बिजली डालने से क्या होगा कि वो जो H पॉजिटिव आयन है ना, उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो आपका पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन जो है वो आपके पानी के साथ यानी कि H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, एसिड के अंदर है ना हमेशा आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। अगर कहीं तेजाब है, ठीक है, और तेजाब के अंदर हमने 2 बिजली के तार डाल दिए तो उस एसिड के अंदर से बिजली पास होगी, ठीक है। क्यों पास होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए एक ही चीज चाहिए, 2 चीज भी नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, वो है आयन। आयन 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। चाहे पॉजिटिव आयन हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नेगेटिव आयन है तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो एसिड के पास पॉजिटिव आयन होते हैं, तो यस एसिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए कि क्या एसिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यस पास होती है। क्यों पास होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए एक चीज की ही जरूरत होती है, वो होते हैं आयन। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आयन होने चाहिए। तो एसिड के पास पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन, राइट। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है। अब हमें पता है जो तेजाब है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो नींबू का एसिड है वो बहुत ज्यादा वीक एसिड है। वो हमें कैसे पता चला, तो हर बार हम एसिड के अंदर हाथ डाल के तो देख नहीं सकते, तेजाब के अंदर हाथ डाल के देखें तो हाथ जल जाएगा। तो हम सीधा हाथ डाल के नहीं चेक कर सकते कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाल रखा है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 7 से कम होती है। पीएच वैल्यू 1 से लेके 14 के बीच में होती है, ठीक है, और बीच में 7 आएगा। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से जितनी कम होती जाएगी पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसकी पीएच वैल्यू 6 है वो वीक है। तो जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब मैं आपसे बोलूं कि 2 एसिड है, एक एसिड की पीएच वैल्यू 2 है और दूसरे की पीएच वैल्यू 4 है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी पीएच वैल्यू कम है। यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू 2 थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू जिसकी पीएच वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अब आता है आपका अगला टॉपिक बेस। तो एसिड के बारे में तो हम सब चीज पढ़ चुके हैं, अब आता है अगला टॉपिक बेस। तो आपको पता है इस चैप्टर में 3 टॉपिक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड हो चुका, बेस करते हैं। तो बेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एसिड आपका टेस्ट के अंदर खट्टा था ना, उसी तरीके से जो बेस है वो उसका टेस्ट आपका कड़वा होता है, बिटर, ठीक है, कड़वा होता है। और थोड़ा सा जो बेस होता है ना वो सोपी होता है टच करने पर,
यानी कि बेस के अंदर से झाग ज्यादा निकलते हैं, एसिड के अंदर से इतने झाग नहीं निकलते जितने आपके बेस के अंदर से निकलते हैं। और जो आपकी साबुन होती है ना, जो हम अपने घर में यूज करते हैं कपड़े धोने में, नहाने में, वो सारी बेस होती हैं। ठीक है, तो बेस की दो प्रॉपर्टी पता चली, एक तो उसमें से थोड़े थोड़े झाग निकलते जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सोपी इन नेचर। ठीक है, सोपी इन टच या सोपी नेचर, जो भी बोलना चाहो। और बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो एक बार साबुन को टेस्ट करके देख लेना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, उसी तरीके से बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन निकलेंगे। लेकिन कब निकलते हैं OH नेगेटिव आयन? जब हम उस बेस को पानी के अंदर डाल देते हैं। अगर मैं साबुन को पानी के अंदर डालूंगा ना, तो उस साबुन में से OH नेगेटिव आयन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया? एसिड में H पॉजिटिव आयन निकल रहे थे, बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन निकलेंगे। ठीक है, अब जैसे एसिड आपके दो टाइप के थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी तरीके से बेस भी दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल देख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके केमिकल फॉर्मूले NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस। ठीक है, और जो वीक बेस होते हैं जैसे कि आपका NH4OH, ये आपका वीक बेस है। इसके बाद आता है एल्कली। एल्कली क्या होता है? इस चैप्टर के अंदर है ना, बहुत बार एल्कली वर्ड यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए एल्कली क्या होता है। एल्कली होता तो बेस ही है, लेकिन ये उस टाइप का बेस होता है जो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, यानी कि बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब है तो एल्कली बेस ही, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी का बेस है जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। अब बेस बहुत टाइप के होते हैं, जो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए उसे एल्कली बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एल्कली, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दे रखे हैं, तो डायग्राम के थ्रू देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे एक बेस था और बेस के अंदर हमने रेड लिटमस पेपर डाला, और जितना जितना हिस्सा लिटमस पेपर का बेस के अंदर जाएगा उतना उतना पार्ट इसका ब्लू होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? उसी तरीके से देखो साबुन के ऊपर भी आपका लिटमस पेपर लगाया गया है, और उससे पता चला कि जो साबुन है वो भी बेसिक होती है नेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद आती है बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसी तरीके से हम बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, यानी कि एक जो बेस है वो आपका मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो अगर मैं मेटल को बेस के अंदर डाल दूंगा तो वो क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर मैं एक बेस के अंदर मेटल डाल दूंगा ना, क्या बनेगा? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मैंने जिंक डाल दिया। जिंक क्या है? मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जिंक डाल दिया, तो ये आपका बनेगा, ये क्या है? सोल्ट है, एंड ये बाहर क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, आया समझ? एक चीज का जरूर ध्यान रखना, हर मेटल आपका बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, कुछ ही सिलेक्टेड आपके मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप पेपर में ये लिख के आ सकते हो। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है बेस इन वाटर, यानी कि अगर मैं बेस को पानी के अंदर डालूंगा तो क्या होगा? आपको पता है ना, बेस पानी के अंदर डालते ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो बेस जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए उनको एल्कली बोलते हैं। तो जैसे MgO ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका Mg पॉजिटिव एंड 3OH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बेस को पानी में डाल रहे हैं तो OH नेगेटिव आयन निकलने तो कंपलसरी है, तो OH नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे, एंड मैग्नीशियम जो मेटल है वो भी आपका सेपरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी हम किसी बेस को पानी के अंदर डालते हैं तो OH नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं, और जो उसके अंदर मेटल वाला पार्ट है वो आपका सेपरेट हो जाता है। क्लियर? इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। यानी कि अगर एक बेस के अंदर मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डालूं तो क्या होगा? तो आपका सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने गलती से एसिड लिख दिया है, यहाँ पे इसको काट के बेस कर लेना। ठीक है, तो बेस के अंदर अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डालेंगे तो सोल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख सकते हो आप, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? बेस है। इसके अंदर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डाल रहे हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है? इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो हम बेस के अंदर अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो CaCO3 बनेगा एंड H2O बनेगा, और CaCO3 क्या है? ये आपका सॉल्ट है। क्लियर? आई चीज समझ? और इस रिएक्शन से देखो मैं एक और चीज पता चल रही है, इसमें देखो पानी निकल रहा है। पानी का मतलब अगर हम किसी बेस को किसी चीज के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और पानी निकल रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग में आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस को अगर हम किसी चीज के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और पानी और नमक निकल रहा है,
तो वो चीज एसिड होगी, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे ना तो जो चीज बनेगी वो थोड़ी सी एसिडिक होगी नेचर के अंदर। तो बेसिकली ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गई है। ठीक है, इसके बाद आती है अगली प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपका बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बिल्कुल कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा? क्योंकि इसके अंदर भी एसिड की तरह आयन होते हैं। एसिड के अंदर बस पॉजिटिव आयन होते हैं, बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं। आयन तो है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है या नेगेटिव आयन है, आयन होने चाहिए। तो यस, जो बेस होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और जब भी हम बेस को पानी के अंदर मिलाते हैं ना तो वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले चैप्टर में समझा चुका हूं। वो रिएक्शन जिसमें आपकी इन द एंड एनर्जी निकले। अब एनर्जी आपकी हीट में भी हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है। यहां पे आपकी हीट एनर्जी निकलती है, यानी कि अगर मैं किसी पानी के अंदर बेस मिला दूंगा ना तो वो जो सॉल्यूशन है वो आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, आई चीज समझ। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कि अब हम बेस को कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे एसिड में मैंने बताया था ना, एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 1 से 7 के बीच में होता है, राइट। उसी तरीके से बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, यानी कि एक मान लो एक बेस की पीएच वैल्यू 8 है और दूसरे की पीएच वैल्यू मान लो 14 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 14 है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ में आया आपको पूरा लॉजिक? ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है पीएच स्केल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये बार बार आप पीएच वैल्यू क्या कर रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूं। ये एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ को, कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि कौन सा एसिड वीक एसिड है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये हो गया एक स्केल। पीएच स्केल के ऊपर है ना कुछ नंबर लिखे होते हैं जो कि 0 से लेके 14 के बीच में होते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअली में एक पीएच स्केल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर है वो 0 से लेके 14 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो जो 7 नंबर होता है ना ये न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिस चीज की पीएच वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, वो ना एसिड होगा ना बेस होगा। लेकिन अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड है, और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेस है। ठीक है, समझ में आया। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा उसकी पीएच वैल्यू 14 होगी, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। आई चीज समझ आपको? ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया भी है। पीएच वैल्यू लेस देन 7 एसिडिक, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 न्यूट्रल, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 इट इज बेसिक। तो अब आपको पीएच स्केल अच्छे से समझ आ गया। पीएच स्केल का सारा जो फंडा था वो इतना ही था। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हमें देखो पीएच स्केल से ये तो पता चल गया कि ये हेल्प करता है चीजों को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। लेकिन इस पीएच स्केल की हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये पीएच स्केल हमारी रियल लाइफ के अंदर कहां यूज होता है वो मैं अब आपको डिस्कस करूंगा। और देखो यार ये जो टॉपिक है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो मैं अब आपको समझाने वाला हूं प्लीज अपने कान आंख सब कुछ खोल के अच्छे से समझने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल और प्लांट होते हैं ना वो पीएच वैल्यू का यूज करके खुद की सेफ्टी करते हैं। ठीक है, खुद को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? जैसे कि आपकी हनी बी यानी कि जो मधुमक्खी होती है, आप अगर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दोगे, ठीक है, तो मधुमक्खी आपको काटने आएगी। जब मधुमक्खी आपको काटने आती है, जो आपके वो शरीर के ऊपर वो डंक लगाती है, तो बेसिकली आपके शरीर के अंदर क्या डालती है? एसिड डालती है। उस मधुमक्खी में कौन सा एसिड होता है? वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। तो वो आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड डालती है, और जब आपके शरीर में एकदम से एसिड आएगा ना तो वहां पे थोड़े से आपने देखा होगा शरीर जहां पे मधुमक्खी काटती है वहां पे फुलावट हो जाती है, सूज जाता है, राइट। और वो वहां पे बहुत ज्यादा खुजली आती है, वो इरिटेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी में एक जगह बहुत ज्यादा एसिड आ गया। हालांकि वो बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है, फिर भी आपकी बॉडी उस एसिड के लिए मतलब इतनी पावरफुल नहीं है कि वो उस एसिड को नेग्लेक्ट कर दे, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा सूजन हो जाती है। और जब कभी भी आपको मधुमक्खी काट ले तो हमें क्या करना है? हमें अपना दिमाग लगाना है, केमिस्ट्री का यूज करना है। यहीं पे तो केमिस्ट्री यूज हमें आती है ना। उसने एसिड डाला आपकी बॉडी में, आप क्या करो? उसके ऊपर थोड़ा सा बेस लगा दो। एसिड प्लस बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एसिड प्लस बेस, है ना। तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, और जो आपका सूजन है और आपको जो खुजली आ रही है, दर्द हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। सिंपल। तो एक तरीके से जो बेस है ना वो उस मधुमक्खी के जहर का तोड़ है। समझ में आया लॉजिक आपको? ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहां पे भी मधुमक्खी काट ले वहां पे
हल्का फुल्का बेस लगा दो। हल्के फुल्के बेस का एग्जांपल बेकिंग सोडा लगा सकते हो। बेकिंग सोडा हमारे घर में होता है, मीठा सोडा, राइट, मीठा सोडा बोलते हैं ना बेकिंग सोडा को। तो जहां पे मधुमेह काट ले वहां पे बेकिंग सोडा लगा दो, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो आपका नेचर में बेसिक होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और जो दर्द है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है पीएच ऑफ द सॉइल। हर प्लांट की ना एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है जिसपे वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगर उसको सॉइल में एक सर्टेन पीएच वैल्यू, बिल्कुल ठीक पीएच वैल्यू ना मिले ना, तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उस सॉइल की पीएच वैल्यू अच्छी करने के लिए हमें पहले क्या करेंगे, पीएच वैल्यू से हम चेक करेंगे कि भाई उस सॉइल का जो नेचर है वो कैसा है, उसका पीएच वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल मान लो उस सॉइल का जो पीएच वैल्यू है मान लो 5 मिल जाए और उस प्लांट को चाहिए 7, उस सॉइल का पीएच वैल्यू 5 है, यानी कि वो थोड़ा सा एसिडिक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक फर्टिलाइजर उस सॉइल के अंदर मिला देंगे और एसिड प्लस बेस होके जो उस पीएच वैल्यू है उस सॉइल की वो 5 से 7 पे आ जाएगी। तो हम सॉइल की पीएच वैल्यू के हिसाब से फर्टिलाइजर चूज कर सकते हैं कि हमें बेसिक फर्टिलाइजर डालना है या फिर एसिडिक फर्टिलाइजर डालना है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रख के हम जो प्लांट की ग्रोथ है उसको और भी बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है हमारे पेट के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हालांकि वो एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हमारे पेट के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हमारे पेट को फाड़ के वो बाहर नहीं आ जाता। लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो ज्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको एसिडिटी हो जाती है। आपने देखा होगा आपके फैमिली मेंबर में किसी को होगी एसिडिटी, राइट। तो एसिडिटी होने लग जाती है। एसिडिटी हो रही है मतलब जो पीएच वैल्यू है वो कम हो रही है। तो अब जब एसिडिटी होती है तो बहुत दर्द होता है। तो उस एसिडिटी के दर्द को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का यूज करेंगे। अब पेट में एसिड है, बाहर से अगर हम थोड़ा सा बेस डाल दें तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और जो हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज होके हमारे पेट के अंदर जो दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा। सिंपल। आपने मेरे ख्याल से वो ऐड देखी होगी ना इनो वाली, उसमें कहते हैं 6 सेकंड में काम शुरू। उस इनो में क्या होता है, इनो एसिडिटी ठीक करने के लिए होती है, राइट। उस इनो के अंदर है ना बेस होता है। आप कभी भी गूगल पे जाके चेक करना इनो के इंटीग्रेडिएंट्स कि इनो के अंदर आखिर डला क्या हुआ है। मैंने खुद चेक किया है, इनो के अंदर है ना बेस होता है। तो वही लॉजिक है, एसिडिटी पेट में है, इनो बाहर से खा लो। बेसिकली हम इनो के रूप में एक बेस ही ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो इनो क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, और हम है ना एक और चीज भी खा सकते हैं जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। हम जो दवाई एसिडिटी की जो दवाइयां होती है ना उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, और अगर आप दुकान पे जाके बोलोगे कि भाई मेरे को एसिडिटी की दवाई दे दे, तो वो बेसिकली आपको वो दवाई देता है जिसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्यों? क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी खुद एक बेस है। और एसिडिटी की जितनी भी दवाइयां होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं, यानी कि एसिड का दुश्मन। तो समझ आया आपको, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको बेस देके हम उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका पीएच लीड्स टू टूथ डिके। अब आपने देखो यार बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें ज्यादा चॉकलेट वगैरह नहीं खानी चाहिए, राइट। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। पता नहीं यार आप में से कितने बच्चों ने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने तो नोटिस की है। आप कभी भी ना एक मुट्ठी तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा हो जाती है एक मुट्ठी चीनी, आप इतनी थोड़ी सी ना चीनी खाना, ठीक है। चीनी खा ली, स्टार्टिंग में आपको ना चीनी मीठी लगेगी, 5 मिनट बाद आपके मुंह का टेस्ट है ना खट्टा हो जाएगा। मतलब चीनी के अलावा और कुछ मत खाना, 5 मिनट बाद आपके मुंह का टेस्ट खट्टा हो जाएगा। जिस टाइम आप चीनी खाओगे उस टाइम तो मीठा रहेगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी के अंदर एसिड होता है। उसी तरीके से जो चॉकलेट होती है उसके अंदर भी एसिड होता है, और जो एसिड है ना वो हमारे दांतों के लिए दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दांत है वो कैल्शियम से बनते हैं। आपने बचपन में सुना होगा ना, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए क्या खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए। कैल्शियम जो होता है दूध के अंदर होता है। तो बेसिकली हमारे दांत जो है कैल्शियम से बने, और अगर हम चीनी वगैरह वाली चीजें खा लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एसिड चला जाता है, और वो एसिड जो है वो हमारे दांतों के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें ज्यादा चॉकलेट वगैरह नहीं खानी चाहिए। आया समझ? अब आगे से अपनी मम्मी को मत बोलना कि मम्मी मम्मी चॉकलेट दिलवा दो, ठीक है। समझ में आया लॉजिक? और हमारे दांत में कीड़ा वगैरह लग जाता है तो फिर उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, और फिर आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। तो अगर आप ज्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों टाइम सुबह और शाम कोलगेट करना चाहिए। और अगर आप कोलगेट के भी गूगल पे जाके इंटीग्रेडिएंट सर्च करोगे ना कि कोलगेट के अंदर क्या मिला हुआ है, तो कोलगेट के अंदर भी बेस मिला होता है। क्यों कोलगेट के अंदर बेस होता है? क्योंकि हमारे दांतों के अंदर मीठा खाने की वजह से एसिड चला गया है, और एसिड को कौन काटता है? बेस काटता है। इसलिए जब हम ब्रश करते हैं तो हम क्या दे रहे हैं, अपने दांतों के अंदर बेस डाल रहे हैं, ताकि हमारे दांतों के अंदर जितना भी एसिड प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज होकर हमारे दांतों को नुकसान ना करे। समझ में आया पूरा कंसेप्ट आपको? ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सोल्ट। तो आपको पता है इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक है, एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड हो गया, बेस हो गया, पीएच वैल्यू भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब आता है सोल्ट। तो सोल्ट का तो आपको पता ही होगा
टाटा सोल्ट देश का नमक। देखो यार, सोल्ट सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपने घर में यूज करते हैं, हाँ वो भी एक टाइप का सोल्ट है, लेकिन सोल्ट भी बहुत तरह के होते हैं। हमारे घर में जो सोल्ट यूज होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। लेकिन सोल्ट जो है वो बहुत तरह के होते हैं। जो सोल्ट हम खा सकते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, लेकिन बहुत सारे सोल्ट ऐसे होते हैं जो हम खा नहीं सकते। तो हर सोल्ट को ऐसे मत सोचना कि मैं सब्जी के अंदर डाल लूंगा और खा लूंगा, ऐसा नहीं होता। तो सोल्ट कैसे बनता है आपको बताया था मैंने, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका सोल्ट प्लस वाटर बनता है, राइट। तो सोल्ट ऐसे बनता है, और हम जो घर में यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो घर में जो हम नमक यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसको कैसे बनाएंगे आपको पता, सोल्ट बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस, एसिड प्लस बेस। लेकिन कौन से एसिड और कौन से बेस को यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका एसिड है, ये रिएक्ट करेंगे तो आपका NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बन जाएगा। और स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और वीक बेस लेते हो तो जो आपका नमक बनेगा वो आपका एसिडिक नमक होगा, एसिडिक सोल्ट होगा। अगर आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो तब जो सोल्ट बनेगा वो आपका बेसिक सोल्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो या स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, ठीक है। और अगर दोनों टक्कर के लेते हो, दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो आपका सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। और यहां पे देखो आपका स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, तो जो नमक बन रहा है वो न्यूट्रल बन रहा है। तो हम जो नमक खाते हैं ना वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल नमक होता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ सोल्ट। तो यार अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार नमक कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो नमक बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही हैं तो हम दो ही डिस्कस करेंगे। पहला आता है रॉक सोल्ट। तो जो रॉक सोल्ट होता है ना वो आपका थोड़ा सा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में। यहाँ पे देखो ये आपके बड़े बड़े टुकड़ों की फॉर्म में है। हम जो घर में नमक खाते हैं वो तो देखो बिल्कुल छोटे छोटे दानों में होता है, लेकिन ये देखो कितने बड़े बड़े टुकड़ों में है, राइट। तो जो काला नमक होता है ना जो हम अपने चाट के अंदर डालते हैं, बेसिकली हम इन पत्थरों को, ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको पीस के फिर वो जो काला नमक है वो छोटा छोटा पाउडर सा वो बनाया जाता है। तो ओरिजिनली वो इस फॉर्म में आपका मिलता है। और नाम से तो ये काला नमक है, लेकिन एक्चुअली में ये काला होता नहीं है, ये एक्चुअली में आपका रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं। और ये इसका रेडिश कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अगर कोई काला नमक प्योर होगा ना तो वो व्हाइट कलर का ही होगा, लेकिन अगर वो रेड कलर का है तो वो बेसिकली उसके अंदर वो जो रेड पार्ट है वो उसकी इंप्योरिटीज है, ठीक है। आपको रॉक सोल्ट समझ आया। इसके बाद आता है आपका घर वाला नमक। इसको कैसे भूल सकते हैं, टाटा सोल्ट देश का नमक। और आपको पता है ये आपका NaCl होता है, ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन। और ये हमारे घर की सब्जी वगैरह में यूज किया जाता है। इसके बारे में तो ज्यादा क्या ही डिस्कस करना है, ठीक है। और मेरे को यार कमेंट करके बताना कि तुम अपने घर में कौन से टाइप का नमक यूज करते हो। भाई मेरे घर में तो देखो यार टाटा सोल्ट यूज होता है, बहुत लोग निरमा सोल्ट वगैरह, मतलब बहुत दुनिया भर की तरह की कंपनियां बनाती हैं अलग अलग सोल्ट। मेरे घर में तो यार टाटा सोल्ट यूज होता है। तुम प्लीज कमेंट करके बताना कि तुम्हारे घर में कौन सा सोल्ट यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रोसेस आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बहुत बार ये पेपर में आता है और काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ब्राइन सॉल्यूशन बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं कोई पानी ले लूं उसके अंदर अगर मैं नमक मिला दूं ना तो एक तरीके से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट। और कौन सा सोल्ट, जो हम अपने घर में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली नमकीन पानी को ही ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो जो नमक है वो कौन सा है, वो सोडियम क्लोराइड है, सिंपल। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो जो नमकीन पानी है ना उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं। तो जब हम नमकीन पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो नमकीन पानी है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और आप देख सकते हो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस का रिएक्शन बताओ, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। इसके अंदर आप नोटिस करोगे यहाँ पे दो गैस निकल रही है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जो क्लोरीन गैस है ना वो आपकी एनोड पे जाएगी, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपकी कैथोड पे जाएगी। और जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ये आपका कैथोड के पास जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पे जाएगा, हाइड्रोजन गैस वो भी कैथोड पे जाएगी, लेकिन जो क्लोरीन गैस है वो आपकी एनोड पे जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब जो मैं आपको कंपाउंड करवाने वाला हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटीड पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो मेरे से, गारंटीड एक क्वेश्चन तो आपके इन कंपाउंड में से आएगा। मतलब किसी में से भी आ सकता है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जितने भी आपके कंपाउंड है किसी में से भी आ सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी पक्का है कि इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो अब है ना पूरे आंख कान सब कुछ खोल के समझने की कोशिश करना। तो पहला है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं,
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सिंपल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर को बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन कैसे होती है? CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस अगर हम पास कराएं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में थोड़ा सा पानी निकलेगा। समझ में आया? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम के अंदर से जब हम क्लोरीन पास करवाते हैं तब जाके हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है और थोड़ा सा साथ में पानी भी निकलता है। क्लियर? अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? तो सबसे पहले सबको पता है यार, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हम कहां यूज करते हैं? कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के लिए, कपड़ों की ब्लीचिंग में भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर को ना एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है ना, जो केमिकल वगैरह का बहुत काम करती है, उन इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो केमिकल जो ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प करता है। ब्लीचिंग पाउडर का तीसरा यूज आता है कि उसको ना जो पानी के अंदर जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। बेसिकली पानी को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा क्लोरोफॉर्म क्या होता है, मैं बताता हूं। आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा, जो विलन होता है ना वो एक रुमाल लेता है, रुमाल के अंदर है ना कुछ केमिकल मिलाता है और उस रुमाल को फिर हीरोइन के नाक पे लगा देता है और जिससे वो हीरोइन बेहोश हो जाती है। तो वो एक्चुअली उस रुमाल के अंदर जो केमिकल मिला रहा है ना, वो केमिकल क्लोरोफॉर्म होता है। तो वो जो क्लोरोफॉर्म है उसको बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये आपके 4 यूज थे ब्लीचिंग पाउडर के। और ब्लीचिंग पाउडर की ये जो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है ना, इसको करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ना 2 ही चीजें आती हैं इन कंपाउंड्स में से, या तो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन आएगी या फिर यूज आएंगे, और कई बार तो दोनों पूछ लेते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन भी अच्छे से करनी है और जो यूज है वो भी अच्छे से करने हैं। हर कंपाउंड के कम से कम 3 यूज तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला कंपाउंड आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? हमारे घर में जब भी छोले की सब्जी बनती है या केक वगैरह बनाते हैं तो कोई ऐसी चीज बनती है ना, उसके अंदर हमेशा मीठा सोडा डालते हैं, राइट? तो वो एक्चुअली वो जो मीठा सोडा डाल रहे हैं उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। एंड उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका NaHCO3 होता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लियर? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो बेकिंग सोडा है, आखिर बनाया कैसे जाता है? इसके बनाने का एक प्रोसेस होता है, देखो मैं बताता हूं। कॉमन सोल्ट इज ट्रीटेड विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके आपका बेकिंग सोडा बनता है। तो कॉमन सोल्ट यानी कि NaCl ले लिया, पानी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और इसके भी अंदर से आपकी अमोनिया गैस पास करा दी, तब जाके आपका अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपका बेकिंग सोडा होता है, तब बनता है। ठीक है। ये रिएक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने क्या मिलाया है? सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस, तब जाके आपकी 2 चीजें बनेगी। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, दूसरा NH4Cl जो कि आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, वो बनता है। ठीक है। अब बेकिंग सोडा का यूज कहां होता है? तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है आपका घर में सब्जी वगैरह बनाने में या फिर केक बनाने में। ठीक है। इसके अलावा और कहां कहां यूज होता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है। ठीक है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फर्क क्या होता है? देखो, बेकिंग सोडा के अंदर अगर आप थोड़ा सा एसिड मिला दोगे ना तो वो आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है। अब बेकिंग सोडा आपका एंटी एसिड वगैरह बनाने में भी यूज होता है। मैंने आपको बताया था ना, बेकिंग सोडा बेसिकली आपका बेसिक होता है नेचर के अंदर, और किसी के पेट में अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो हम उसको इनो देते हैं, और इनो के अंदर आपका बेकिंग सोडा ही होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा आपका फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज होता है। ठीक है। यहां पे ये 3 यूज बेकिंग सोडा के हैं और ये इसकी प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है, अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है आपका अगला केमिकल कंपाउंड जो कि है वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट .10H2O भी बोलते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? वॉशिंग सोडा बनाने के 2 रिएक्शन होते हैं। ठीक है। सिंपल एक रिएक्शन से वॉशिंग सोडा नहीं बन जाता, 2 रिएक्शन होते हैं तब जाके वॉशिंग सोडा बनता है। तो कैसे बनता है? हम बेकिंग सोडा लेंगे। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं गर्म करूंगा तो वो आपका सोडियम कार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाएगा, साथ में थोड़ा सा पानी निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर मैं पानी मिला दूं तो ये आपका वॉशिंग सोडा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा में फर्क क्या है? देखो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, बस इतना। वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। वॉशिंग सोडा का पूरा केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2 होता है। जो सोडियम कार्बोनेट था वो सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 था। ठीक है। आया समझ? तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन वाला रिएक्शन। इसके बाद यूज आते हैं कि वॉशिंग सोडा कहां कहां यूज होता है।
तो सबसे पहली चीज तो यार वॉशिंग सोडा जो है कांच बनाने में, कागज बनाने में, साबुन बनाने में यूज होता है। और दूसरा ये बोरेक्स बनाने में भी यूज होता है और बहुत सारे सोडियम कंपाउंड बनाने में भी यूज होता है। और आपको पता है वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है ये आपके घर में जो डिटर्जेंट वगैरह होता है ना उसको बनाने में भी यूज होता है। तो एक बार यार ये भी कमेंट करके बताना कि तुम अपने घर में कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके घर में कौन सा डिटर्जेंट यूज किया जाता है, ठीक है। मेरे घर में तो यार शायद सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, तो आप बताना आपके घर में वो वाला है क्या, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा, वो वाला तो नहीं है तुम्हारे घर में। और कौन कौन से आते हैं, टाइड आता है, घड़ी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, राइट। वो कमेंट करके बताना तुम अपने घर में कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हो, ठीक है। तो कपड़े धोने में भी आपका वॉशिंग सोडा जो है वो यूज होता है। और वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। क्लियर, वॉशिंग सोडा समझ आ गया। इसके बाद अगला कंपाउंड आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो पीओपी। पीओपी नाम तो सुना होगा, किसी के अगर हाथ वगैरह में फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर करते हैं ना, तो प्लास्टर के ऊपर एक हार्ड चीज लगाई जाती है। आपने देखा होगा जब प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो बेसिकली उस प्लास्टर को लगाते टाइम पीओपी यूज होती है। हमारे घर के दीवारों पे जब पेंट करते हैं, पेंट करने से पहले भी पीओपी यूज होती है। छतों पे जब डिजाइन यूज बनाए जाते हैं तब भी पीओपी यूज होती है। मूर्ति होती है वो भी पीओपी से बनती है, राइट। तो पीओपी जो है वो बहुत जगह यूज होती है। तो पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ H2O होता है, कुछ बच्चे यहां पे 2H2O करके आ जाते हैं, वो गलत है, हाफ H2O करना है, ठीक है। अब पीओपी को बनाया कैसे जाता है, तो पीओपी को बनाने के लिए ना हम जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है, तो अगर ज्यादा गर्म कर देंगे ना तो ये दोनों के दोनों H2O उड़ जाएंगे। मतलब ये जिप्सम के अंदर ये जो दो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ज्यादा हीट देने पर ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन हमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो एक ही मॉलिक्यूल इसका हवा में उड़ेगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर को एग्जैक्ट 373 केल्विन रखते हैं तो इसका 1.5 मॉलिक्यूल उड़ता है और आधा मॉलिक्यूल इसके अंदर बच जाता है। और आपको पता है फॉर्मूले के अंदर देखो आधा मॉलिक्यूल हमें रखना था, राइट। तो आधा मॉलिक्यूल कैसे रहेगा, जब हम इसका टेम्परेचर को परफेक्ट 373 केल्विन रखेंगे। तो जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म कर दो तो आपका पीओपी बन जाएगा और 1.5 H2O यानी कि पानी का 1.5 मॉलिक्यूल आपका हवा में उड़ जाता है। समझ में आया, ये आपकी पीओपी की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, ठीक है। और आपको पता है पीओपी, यार सबको ही पता है पीओपी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, राइट। तो पीओपी जब हम करते हैं, जब हम दीवार पे पीओपी करते हैं तो पीओपी का कट्टा आता है, आपको पता होगा पीओपी का कट्टा आता है। और पीओपी जो होती है वो पाउडर की फॉर्म में होती है। तो हम क्या सीधा दीवार पे पाउडर लगाते हैं, नहीं। हम जब दीवार पे पीओपी वगैरह लगाते हैं, कट्टे में से जब पीओपी निकालते हैं उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं, राइट। और पानी मिक्स करने के बाद जो पीओपी है वो एक पेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और उस पेस्ट को दीवार पे लगाया जाता है और कुछ टाइम बाद जब वो पेस्ट सूखता है तो इतना हार्ड हो जाता है कि वो इजीली रिमूव नहीं होता। समझ में आया। आपने देखा होगा जब आपके ऊपर, पता नहीं आप में से कितने बच्चों के प्लास्टर वगैरह हुआ है, मेरे तो एक बार हुआ है। तो ये भी कमेंट करके बताना कि तुम्हें प्लास्टर वगैरह हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो फ्रैक्चर वगैरह होता है जब प्लास्टर लगाते हैं ना, तो वो जब डॉक्टर प्लास्टर लगाता है तो वो पट्टियां होती है ना, उस पट्टियों के अंदर पीओपी होती है, वो पाउडर की फॉर्म में होती है। तो पट्टियां वो गिल्ली कर करके प्लास्टर लगाता है। तो गिल्ला क्यों करता है पीओपी को, क्योंकि जब हम पीओपी के अंदर पानी मिक्स करते हैं तो वो पीओपी वापस आपका जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पीओपी के अंदर आधा मॉलिक्यूल होता है वाटर का, हम पानी के अंदर उस पीओपी को डालेंगे तो फिर वो जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो जिप्सम होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। पीओपी खुद हार्ड नहीं होती, जिप्सम हार्ड होता है, ठीक है, इसलिए पानी मिलाया जाता है। क्लियर। और पीओपी कहां कहां यूज होती है ये तो आपको पता ही यार, डॉक्टर प्लास्टर वगैरह लगाने में यूज करता है, खिलौने बनाने में या फिर मूर्ति वगैरह बनाने में भी पीओपी का यूज किया जाता है। और आपकी दीवारों के सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये आपका आखिरी कंपाउंड था और इसी के साथ यार ये जो आपका चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। और मेरे ख्याल से यार आपको पूरा जो चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई, और देखो यार बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना। इतना तो बनता है ना यार, लाइक मतलब आपका कुछ जा नहीं रहा, सिंपल एक क्लिक तो करना है, मेरा फायदा हो जाएगा, राइट। मेरा किसी का भला तो करो यार, ठीक है, लाइक कर दो। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे इसी टाइप की वीडियोस आने
आने वाली है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो जब मैं अगली वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और प्लीज यार एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो ये आपको कैसी लगी। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस चैप्टर को पढ़ के अच्छे नंबर ला सके। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।